नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता चौहान, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय सीकरी, बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट का आज की वीडियो में हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक और विचारकों की श्रृंखला में हम आज पढ़ेंगे जीन जैक्स रूसो के बारे में। इससे पूर्व हमने सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादकों में थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक के बारे में विस्तार से पढ़ा। बच्चों, आपने एक स्टेटमेंट कई बार सुना होगा और लगभग ये प्रचलित कथन रहा है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अगर आपने गौर से इसको पढ़ा हो तो यह कथन जो है वो रूसो के द्वारा लिखा गया है। रूसो समानता और मानव मात्र की महत्ता के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने उन परिस्थितियों में समानता की धारणा का प्रतिपादन किया था जबकि असमानताएं सामान्य रूप से थीं और उन्हें व्यक्ति की स्थिति तथा राजनीतिक व्यवस्था का आधार माना जाता था। समानता की इसी धारणा के कारण रूसो को प्रजातंत्र का संदेशवाहक भी माना जाता है। यूँ तो रूसो ने बहुत सारी पुस्तकें लिखीं, डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट्स एंड साइंसेस, discourses on the origin and foundation of the inequalities of man, introduction to political economy, email, social contract। सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि जो है वो उनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को ही मिली है। इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट अर्थात सामाजिक अनुबंध में रूसो ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यहाँ हम देखेंगे आज कि रूसो के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत मनुष्य का स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, अनुबंध और समझौते की विशेषताएं, इसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रूसो द्वारा प्रतिपादित मानव स्वभाव। रूसो ने मानव स्वभाव का जो चित्रण किया है वो हॉब्स और लॉक के विचारों से सर्वथा भिन्न कहा जा सकता है। हॉब्स ने मनुष्य के स्वभाव को क्रूर, हिंसक और कपटी कहा है, लेकिन रूसो का कहना है कि यदि मनुष्य इतना क्रूर और हिंसक होता तो मानव जाति जो है वो लंबे समय तक नहीं टिक पाती और लोग अपने परिवार के लोगों की मृत्यु पर शोक करने की बजाय खुश होते। लेकिन वहीं दूसरी ओर लॉक ने मनुष्य के स्वभाव में सद्गुणों का समावेश किया है, पूर्ण नैतिक माना है। यहाँ भी रूसो का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों का जीवन बुद्धि द्वारा चालित न होकर भावनाओं के द्वारा चालित था। और ये दो भावनाएं कौन सी थीं? आत्मरक्षा तथा सुख की प्रवृत्ति और दया, यानी व्यक्ति के अंदर अपनी रक्षा और सुख प्राप्त करने की मनोवृत्ति थी और उसके अंदर दया की भावना थी। इसी धारणा के आधार पर रूसो ने जो आदिम मनुष्य हैं उनका स्वभाव पशु के समान माना है, जो कि निर्दोष और निष्पाप होते हैं। वह कहता है कि मानव जो है वो नैतिकता के विचारों से रहित और सहज तरीके से कार्य करने वाला एक बुद्धिहीन प्राणी है और इसीलिए उसने ऐसे व्यक्ति को आदर्श बर्बर की संज्ञा दी। मानव स्वभाव का चित्रण करने के पश्चात रूसो प्राकृतिक अवस्था का भी चित्रण करता है। वह कहता है कि प्राकृतिक अवस्था आज की जो अवस्था है उससे कई गुना अच्छी थी। वह
एक ऐसी आदर्श अवस्था थी जिसके आधार पर वर्तमान समय की सामाजिक राजनीतिक अवस्था का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। आदिम मनुष्य एकाकी और जंगली जीवन व्यतीत करने वाला था। उसकी इच्छाएं, आवश्यकताएं बहुत सीमित थीं और वह पूर्णतया स्वतंत्र संतुष्ट था। प्रत्येक व्यक्ति जो था वहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था और उनके पास पशुओं की तरह न कोई घर था न किसी प्रकार की चिंता। और इस प्रकार की जो अवस्था थी उसे रूसो ने उत्कृष्ट जंगली अवस्था कहा है, जिसमें सभ्य जो मनुष्य होते हैं उनके वाले कोई दुर्गुण नहीं थे। लेकिन रूसो कहता है कि यह अवस्था अधिक समय तक नहीं रह सकी। मनुष्य जाति की संख्या में वृद्धि हुई। अलग अलग लोगों, अलग अलग जलवायु के लोग जो थे उनके रहन सहन का जो स्तर था उसमें अंतर आने लगा। प्राकृतिक जो समानता की बात कही जाती थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। सुख शांति भी नष्ट होने लगी और इसका कार्य जो था वो व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा ने किया। मनुष्य के मस्तिष्क में मोह का जागरण हुआ। उसने ये सोचना शुरू किया कि जिस भूमि पर वह रहता है वह उसकी हो जाए तो उसके बच्चों को जमीन के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा बलवती होने लगी वैसे वैसे प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष तीव्र होने लगा। जिनके पास शक्ति थी उन लोगों ने अधिक और अच्छी वाली भूमि पर अपना अधिकार कर लिया और जिनके पास शक्ति नहीं थी उनके पास खराब भूमि मिली और या फिर उन्हें नहीं भी मिली। तो ऐसे में समाज में धनी और निर्धन दो वर्ग जो थे वो उत्पन्न होने लगे। अमीरों ने निर्धनों के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया और निर्धनों ने अमीरों के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आपराधिक मनोवृत्तियाँ बढ़ने लगीं। चोरी, हत्या, लूट खसोट जैसे मामले उभरने लगे और अंत में जब इस प्रकार से समाज में अव्यवस्थाएं फैलने लगी तो लोगों ने अनुबंध किया और अनुबंध के आधार पर राज्य की स्थापना की। तो रूसो द्वारा प्रतिपादित जो प्राकृतिक अवस्था है वह स्वतंत्र, संतुष्ट, सुखी अवस्था कही जा सकती है। लेकिन धीरे धीरे जब व्यक्तिगत संपत्ति की भावना बलवती हुई तो यह सुखमय जीवन जो था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अब चूँकि ऐसी असहनीय स्थिति उत्पन्न हो गई तो उससे मुक्त होने के लिए सभी लोग एक स्थान पर एकत्र हुए और उन्होंने अपने अधिकारों का समर्पण किया। अधिकारों का जो ये समर्पण उनके द्वारा किया गया था वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था वरन मानव समाज के लिए किया गया। और समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न हुई। सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहकर ही कार्य करते हैं, ऐसा रूसो का मानना था। तो हम कह सकते हैं कि अनुबंध में प्रत्येक व्यक्ति ने अपने पूर्ण व्यक्तित्व या शक्तियों को एक शक्ति को सौंप दिया, यह व्यक्तियों के समूह को सौंप दिया और इस प्रकार से वो उस जो समूह था उसका वे अविभाज्य अंग बन जाते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो परस्पर संयोग से जो समूह विकसित हुआ उसे राज्य नाम दिया गया। रूसो ने जिस सामाजिक समझौते की बात कही है उसने कुछ विशेषताएं भी बताई हैं। पहली विशेषता है कि इस समझौते के अंतर्गत व्यक्ति के दो रूप दिखाई देते हैं, एक व्यक्तिगत और दूसरा सामूहिक। प्रत्येक व्यक्ति अपने समस्त अधिकारों का समर्पण करता है और अधिकारों का यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं वरन समाज के लिए किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति
इस संपूर्ण समाज का सदस्य होता है और इसलिए समाज का सदस्य होने के नाते वह पुनः अपनी शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। तो एक तरफ व्यक्तिगत रूप से वह अपनी शक्ति तो सौंपता है समाज को और दूसरी तरफ समाज का अंग होने के नाते पुनः शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। दूसरी विशेषता है व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होती। ये जो समझौता किया गया है रूसो के द्वारा, वह कहता है कि इससे व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्रता को प्राप्त करेगा, क्योंकि वह जनहित में कार्य करेगा, कर्तव्य भावना का पालन करेगा और यही चीज़ स्वतंत्रता का बोध कराती है। तो अब व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छा से नहीं, जो भी कार्य करेगा वो जनहित के लिए करेगा। तो वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। तो इस तरीके से व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया गया है। तीसरी जो विशेषता बताई है रूसो ने, वो है सामान्य इच्छा सर्वोच्च। जिस सामान्य इच्छा का निर्माण समझौते के आधार पर किया जाता है वह सभी व्यक्तियों में सर्वोच्च होती है और प्रत्येक व्यक्ति उसका अधीनस्थ होता है। इस सामान्य इच्छा को हम राज्य भी कह सकते हैं, शक्ति भी कह सकते हैं और बहुत कुछ नामों से जान सकते हैं। चौथी विशेषता है समझौते के आधार पर जो सामान्य इच्छा निर्मित होती है वह न्याय युक्त होती है और उस सामान्य इच्छा का जो लक्ष्य है वो जनता का कल्याण करना होता है। व्यक्ति स्वयं अपने हित के बारे में अच्छी प्रकार से विचार नहीं कर सकता, लेकिन सामान्य इच्छा द्वारा निर्देशित मार्ग चलने पर वह सही तरीके से कार्य कर सकता है। पांचवी और अंतिम विशेषता जो कि रूसो ने बताई है, सामाजिक समझौते से मनुष्य की स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। अब क्या होता है कि व्यक्ति का जो व्यवहार है उसमें प्राकृतिक शक्ति के स्थान पर न्याय आ जाता है और इससे नैतिकता की भावना समाविष्ट हो जाती है। जो कुछ समझौते से व्यक्ति खोता है वह पुनः किसी भी वस्तु को पाने के लिए असीमित अधिकार की आवश्यकता होती है और उसे वह सामाजिक स्वतंत्रता के माध्यम से प्राप्त कर लेता है। तो रूसो केवल सामाजिक समझौते को स्वीकार करता है, राजनीतिक समझौते को कभी भी स्वीकार नहीं करता। समझौते से किसी सरकार की नहीं वरन सामान्य इच्छा पर आधारित प्रभुत्व संपन्न समाज की स्थापना होती है, अर्थात वह सरकार बनती है जो कि सभी लोगों की सहमति से सामान्य इच्छा से निर्मित की जाती है। रूसो के द्वारा प्रतिपादित जो सामान्य इच्छा है वो शक्ति संपन्न है, असीमित है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता, आदर्श है, कानून का स्रोत है। इस तरह हम कह सकते हैं कि रूसो ने जिस समझौते सिद्धांत की बात कही है उससे वो लोकतंत्रीय समाज की स्थापना पर बल देता है और इसके अंतर्गत संप्रभुता जो होती है वो संपूर्ण समाज में निहित होती है और शासन के कार्यों का संपादन जो है वो कोई एक निरंकुश शक्ति नहीं करती वरन सामान्य इच्छा के आधार पर किया जाता है।